तो ये तो सबको पता ही है कि आइंस्टाइन एक बड़ा जीनियस इंसान था। आइंस्टाइन इज इक्वल टू जीनियस, ये सबको पता है। तो फिर ये चीज यहाँ पे स्टोरी डालने की क्या जरूरत थी? तो दिस इज दैट स्टोरी जहाँ पे हम वी विल सी द अदर पार्ट ऑफ द आइंस्टाइन। यानी कि हम जब भी वर्ड जीनियस दिमाग में लाते हैं तो हमारे दिमाग में जीनियस वर्ड का मीनिंग आता है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और ऐसा इंसान कि जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आती होंगे। ये तो हर एक प्रॉब्लम को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देता होगा। भाई जीनियस है, अगर अपने खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो क्या का जीनियस फिर? तो हम जीनियस का मतलब यही मानते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व ईज़िली कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ व्हाई वुड यू कॉल अ पर्सन एज़ अ जीनियस? बट देन वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट मैटर कि जहाँ पे हम आइंस्टाइन की एक वो छवि देखेंगे, हम वो पार्ट देखेंगे आइंस्टाइन का जो एज अ पर्सन वो थे। उनको एज अ पर्सन हम देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में भी पर्सनल लाइफ है, उनकी भी खुद की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, और वो भले ही कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, कितना भी बड़ा उनका नाम हो, कितने भी बड़े जीनियस हो, वो भी हमारे जैसे ही नॉर्मल इंसान जैसे ही होते हैं। उनको भी कभी बहुत सी गलतियाँ उनसे भी उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें वो शायद अपनी मर्ज़ी से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ दैट स्टोरी अबाउट आइंस्टाइन। तो उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में और उनकी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो हमने काफ़ी बार सुनी है, तो कुछ बातें सुन रखी है, कुछ बातें ऐसी बहुत सी ऐसी भी बातें जो शायद आपने कभी पहले सुनी नहीं थी। तो लेट अस बिगिन विथ इट। तो हु डू यू थिंक द वर्ड जीनियस का मीनिंग क्या होता है, वो सब तो मीनिंग हमने बता दिया। वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published a quick succession four groundbreaking papers about light. तो हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो एक जर्मन सिविल सर्वेंट था। जर्मन सिविल सर्वेंट का मतलब, सिविल सर्वेंट मतलब कि ऑफिसर जो काम कर रहा है इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, तो वो सिविल सर्वेंट कहलाता है, जो गवर्नमेंट के लिए जो काम करते हैं। तो एक सिविल सर्वेंट था। अ, लेकिन उसने 1905 में, जब वो 26 साल का था, उसने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए। 4 पेपर टू बी प्रिसाइज, लाइट के ऊपर, कि लाइट एग्जैक्टली है क्या। हाँ, बट हम से कोई पूछे तो हम तो बोले भाई लाइट क्या है, वो स्विच चालू करते चालू हो जाती है, उसी को लाइट कहते हैं और क्या। तो ये हमारे लिए, बिकॉज वी आर नॉट इनटू दैट मैटर, हमें उनकी वो सारी चीजों के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो हमें इतना ही समझ में आता है। लेकिन लाइट फिजिक्स के हिसाब से क्या कहा जाता है, लाइट एग्जैक्टली क्या चीज है, इट इज अ वेरी बिग डिबेट। आज भी काफी लोग लाइट को सही से समझ नहीं पाए हैं। आइंस्टाइन ने जो बोला है उस थियरी को अभी भी हम बार बार टेस्ट करते रहते हैं टू शो टू बेसिकली टू बेसिकली चेक इट कि क्या ये थियरी सही है या गलत है। तो अभी तक आइंस्टाइन ने जो थियरी बोली है वो सही ही साबित हो रही है, कहीं पे भी गलत नहीं हो रहा है। तो मोटा मोटी सब लोग ये मान ही लेते हैं कि आइंस्टाइन ने जो कहा है वो सही है। बट इसका 100% मतलब ये नहीं होता है कि आइंस्टाइन ने जो बोला वो 100% सही है, क्योंकि आगे भी बहुत से लोग ऐसे थे जो कह के गए थे और उनकी बातों को सत्य मान लिया गया था। लेकिन उसकी के बाद तो आइंस्टाइन आए कि जिन्होंने बताया कि नहीं, ये न्यूटन जो बोल के गया था वो गलत था, उसकी जगह पे कुछ और भी चीज हो सकती है। तो वो सारी चीजें हम बेसिकली यहाँ पे तो नहीं देखने वाले। बट उसको कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन ने बोली थी। तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पर उसने न्यूटन को गलत साबित किया था। तो वैसे ही कोई हो सकता है आगे चलकर आइंस्टाइन के ऊपर भी कोई आए, दूसरी थियरी लेके आए कि जो बोले कि आइंस्टाइन की इस थियरी में यहाँ पे लूप होल है, यहाँ पे कुछ तो गलती हो रही है, इसको थोड़ा गलत ट्विस्ट कर कर इसको अलग तरीके से लिखा जाना पड़ेगा, तभी यह थियरी सही साबित होती है। तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी भी वो थियरी ही है और उसके प्रूफ अभी भी चल रहा है। लेकिन बात क्या है कि 1905 में उन्होंने एक ऐसी चीज पब्लिश की लाइट के बारे में जो पहले कभी सोची नहीं गई थी, और वो इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग थी। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो ग्राउंड को तोड़ दे? नहीं, ऐसी चीज पहले कभी ना देखी गई हो, पहला कभी हुआ ना हो, जिसके कारण पूरा का पूरा विश्व उथल पथल हो गया हो। यहाँ पे विश्व मतलब कौन? तो फिजिक्स वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है कि जहाँ पे जो फिजिक्स के साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही नई बात थी। बोले ये कैसे हो सकता है, और उन्होंने सही ढंग से उसको थियराइज करके बताया था।
तो ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए. The motion of the particles, the electrodynamics of the moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. तो यही वो साल था. और या फिर इसके बाद भी 1915 में भी एक पेपर पब्लिश करते हैं, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी करके. तो इस प्रकार से वो तो कुछ पेपर्स उन्होंने इस तरीके से पब्लिश किए जो एक्चुअली देखा जाए तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं था. ऐसा नहीं था कि 2000 पेज की बड़ी बुक लिख दी है इसलिए वो ज्यादा फेमस हो गया. नहीं, बुक तो जो मतलब पेजेस तो बहुत कम थे, लेकिन विदाउट दोज स्मॉल पेजेस, दोज लिटिल पेजेस वर इनफ टू शेक द होल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स. एंड बेसिकली उन्होंने जो कहा उसके कारण हमारी जो मान्यताएं थी, हमारे जो एजम्पशंस थे फिजिक्स के बारे में, पूरे के पूरे टूट गए. और एक अलग एंगल से हम कॉस्मोस को देखने लगे, एक अलग एंगल से हम स्पेस और टाइम को देखने लगे. स्पेस एंड टाइम, व्हाट डज इट मीन? तो हम जैसे टाइम बोलते हैं, आज अभी कितना बज रहा है, तो बोला यस इट्स 11:35 और 11:40 जैसा बोल दिया. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट टाइम. टाइम इज समथिंग डिफरेंट. एक सेकंड कितना होता है वो थोड़ी एक अलग ही स्टोरी है. वी विल नॉट गो मच इनटू डिटेल बिकॉज आज हम फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं तो आइंस्टाइन को एक इंसान के एंगल से पढ़ने वाले कि वो कैसे इंसान थे, कैसी कठिनाइयां उन्होंने फेस की थी, और वो प्रॉब्लम्स को वो कभी कैसे सॉर्ट आउट कर पाए या नहीं कर पाए. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. ये शब्द याद रखिएगा. दिस दिस वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम एसएस पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑब्वियसली इंग्लिश में तो आता ही रहता है. ये एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है जिसको काफी लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं. इट्स रेन, REIGN है, उसमें जी साइलेंट है, तो उसको रेन कहा जाता है. और रेन का मतलब होता है राज्य या फिर वर्चस्व, या उसका बेसिकली होल्ड, जो राज कर रहा है. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स. आज भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का जीनियस जो है वो राज कर रहा है इस दुनिया में. वो उनका जो जीनियस है, उनकी जो जेन्यूनिटी थी, वो आज भी आप देख पाते हो कि आज भी हम उनको सिनोनिम गिनते हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम को हम सिनोनिम गिनते हैं टू विथ व्हाट, सिनोनिमस टू व्हाट, टू द वर्ड जीनियस. लेट अस start reading the paragraph. Albert Einstein was born on 14th of April 1879 in the German city of Ulm. Without, on the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च को 1879 को उनका जन्म हुआ. जर्मनी में हुआ. जर्मनी की एक सिटी है उल्म, वहां पे हुआ. और जब जन्म हुआ तो वो कहीं पे भी कोई ऐसे लक्षण नहीं थे जो दिखते हो कि वो एक बड़े ग्रेट इंसान बनने वाले हो. बाहुबली में आपको पता है उसके लक्षण दिखाई देते हैं कि ये बनेगा तो बाहुबली बनेगा. तो ये ऐसा कोई यहाँ पे बाहुबली बनेगा ऐसा कोई लक्षण उनके दिख नहीं रहे थे. उल्टा उसकी मम्मी को तो लग रहा था कि ये तो फ्रीक होगा. फ्रीक इज अ वर्ड विच इज यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स. तो फ्रीक का मतलब एक ऐसा इंसान जो नॉर्मल नहीं है. क्यों नॉर्मल नहीं है यहाँ पे? तो या तो उसके फिजिकली वो अलग दिखता हो, या उसके काम कुछ अलग तरीके से हो. जो नॉर्मल इंसान करते हैं वो नॉर्मल से थोड़ा अलग होता है, जिसको काफी बार जनरल भाषा में पागल बोल दिया जाता है. तो कुछ उसी प्रकार के वो दिख रहे थे कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है. इनका जो ग्रोथ है वो सही नहीं होगा शायद. क्यों? क्योंकि दिख रहा था कि उनका जो सर है, उनका माथा जो है, दूसरे लोगों से, दूसरे नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा बड़ा था. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. तो आइंस्टाइन 2.5 years के हो गए, 2.5 साल के हो गए, और अभी तक कुछ बोले ही नहीं. वो शब्द ही नहीं बोल पा रहे. ही इज नॉट एबल टू स्पीक. तो अब कहाँ ग्रेटनेस की बात करते हैं, कहाँ हम जीनियस की बात करते हैं. जीनियस इंसान की बचपन को देखो कि 2.5 साल का हो गया, वो बोल नहीं पा रहा है. और फिर फाइनली जब वो उन्होंने बोलना स्टार्ट भी किया तो हर एक चीज को वो दो दो बार बोल देते थे. हर एक चीज को रिपीट रिपीट कर कर बोल रहे हैं. और फिर उसके बाद
वो बाहर जब बच्चों के साथ खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे भी वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं. ही इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट विद द पर्सन, लाइक आई मीन ही इज़ नॉट एबल टू सोशलाइज विद द स्टूडेंट्स और दी, मतलब बच्चों के साथ वो खेल नहीं पा रहे. प्लस बच्चे भी उन्हें बहुत चिढ़ाते हैं क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें बोरिंग ब्रदर, ब्रदर बोरिंग, ब्रदर बोरिंग करके चिल्लाते हैं, ऐसा कह करके जैसे कि वो बड़े ही बोरिंग इंसान हो, ऐसा बताने के लिए. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. यंगस्टर मतलब ये उसकी की बात कर रहे हैं, आइंस्टाइन की. तो इसलिए आइंस्टाइन अपने ही साथ अपने ही अंदर अंदर खुद ही दिमाग में खेलता रहता था. मच ऑफ द टाइम अकेले ही खेलते रहते, बेसिकली किसी और के साथ नहीं खेलते. ये स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उनको स्पेशली मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे. एंड लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स. तो वो ना मैकेनिकल टॉयज इतने पसंद थे ना कि जब उनकी सिस्टर आई, उनकी सिस्टर पैदा हुई, वो छोटी बच्ची थी, तो छोटी बच्ची माजा, उनका नाम माजा था. तो बोले हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ है? तो मतलब बेसिकली उन्हें लगता था कि ये भी एक टॉय है जिसके व्हील्स होने चाहिए थे, बट बेसिकली वो टॉय नहीं है, वो उनकी सिस्टर थी. बट उन्हें वो पता नहीं है, उनको ये सारी चीजें को पता ही नहीं चल रहा है. ही इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड विद वॉट एवर इज देयर इन द वर्ल्ड. आसपास में कैसी चीजें है, उसके साथ वो इतना इजी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं. कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में सही वायरिंग नहीं फिट हो रहा है. ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद हिज लाइफ. हेडमास्टर once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. एक बार की बात है, हेडमास्टर थे वो आइंस्टाइन के पापा के पास जाते हैं और बोलते हैं, आपको एक बात बोलूं? बोले आपका बच्चा चाहे कोई भी प्रोफेशन ले ले, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है. तो पापा पूछे ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं क्योंकि है ना, वो कुछ भी करे, किसी में भी उसको सक्सेस नहीं मिलने वाली. ही इज नॉट गोइंग टू सक्सीड ओनली बिकॉज वो, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है यार. सिंपल सा बोल रहा हूँ, 2+3 कर ले 5 आता है, वो समझता ही नहीं 2+3 का मतलब क्या होता है. कितनी बार समझाया उसको, अलग अलग तरीके से समझाया, उसके दिमाग में जाता ही नहीं है. तो आई डोंट थिंक सो वो ना उसको इंग्लिश समझ में आती है, मतलब जर्मन है चल रही होगी वहां पे, तो जर्मन ना समझना, उसको जर्मन ढंग से बोल पा रहा है ना, वो ढंग से मैथमेटिक्स समझ पा रहा है. कुछ समझता ही नहीं है आपका बच्चा, वो किसी भी प्रोफेशन में नहीं बढ़ पाएगा. फिर उसकी मम्मी ने उनको है ना वायलिन सीखने के लिए भेजा था. तो 6 साल के थे तभी उन्होंने वायलिन बजाना थोड़ा थोड़ा सीख लिया. और उन्हीं मम्मी की इसी बदौलत उन्होंने वायलिन को हमेशा के लिए कंटिन्यू किया बजाना, और एमेच्योर वायलिनिस्ट बने. एमेच्योर का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अभी प्रोफेशनली खेलना बजाना चालू नहीं किया है लेकिन शौक से बजाते हैं, उन्हें कहते हैं एमेच्योर. तो बासमती रेखा है एमेच्योर का मीनिंग डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन. तो एमेच्योर जिन्हें ज्यादा स्किल भी नहीं होती है, जो ज्यादा अच्छी तरीके से कह सकते हो कि पूरा नॉलेज नहीं लिया, लेकिन उनको सिर्फ बजाना पसंद है, तो थोड़ा थोड़ा बजाते रहते हैं. तो आप में सब लोग को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा. आप लोग खुद भी क्रिकेट, सॉरी क्या हो गया? तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वही एमेच्योर का मतलब होता है कि वायलिन वो प्रोफेशनली नहीं बजाते लेकिन शौक है इसलिए बजाते. तो मम्मी के कारण उनको वायलिन बजाने का शौक हुआ, और वो पूरी जिंदगी भर उन्होंने इसको कंटिन्यू किया. तो यहाँ पे हमने थर्ड पैराग्राफ में इतना समझा कि हेडमास्टर्स कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि ये सक्सीड नहीं करेगा, लेकिन हमें पता है कि हेडमास्टर गलत होने वाले हैं. वी नो एवरीथिंग, लाइक हमें हिस्ट्री तो पता ही है थोड़ा कि आज आइंस्टाइन का क्या हाल है, मतलब आइंस्टाइन को हम किस व्यू में और किस नज़रों से देखते हैं, और हेडमास्टर का नाम भी नहीं पता है हमें. तो चाहे कोई कितना भी उस टाइम पे होशियार हो, यू नेवर नो कि कौन किस मुकाम तक पहुंच सकता है. तो इस तरीके से ज़्यादा कॉन्फिडेंटली किसी के बारे में बोल देना, इट्स नॉट अ करेक्ट वे ऑफ डिसाइडिंग द फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल. क्या होगा किसके साथ क्या पता. देखते हैं आगे क्या हुआ. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers.
At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. तो अभी पढ़ाई के बारे में स्टार्ट हो रही है, तो पढ़ाई के मामले में जितना हेडमास्टर ने बोला था उतनी खराब हालत नहीं थी। वैसे उन्होंने अपने हिसाब से पास होने की जैसे अच्छे मार्क्स तो लेके आ जाते थे। तो जब वो 15 महीने के थे, अभी बहुत ही छोटे थे, तभी उल्म में रहते थे, तो उल्म से ट्रांसफर होकर म्यूनिक चले गए थे। म्यूनिक इज एन अनदर सिटी इन जर्मनी। तो वो वहाँ चले गए। वहाँ पे जो स्कूल में जाते थे वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में ठीक ठाक मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेके आ जाते थे। लेकिन उनको वहाँ पे एक चीज जो पसंद नहीं थी, वो था रेजिमेंटेशन, दैट इज डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रखा जाता था कि आपको ऐसे बैठना है, खाने का टाइम आपका ये 10 मिनट का खाने का टाइम इस 10 मिनट में खत्म कर दो। आप इधर से थोड़ा सा भी मतलब फ्रीडम जरा सा भी नहीं मिलता था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल था। तो उन्हें ये स्ट्रिक्टनेस बहुत पसंद नहीं थी, और इसी के कारण काफी बार है ना वो टीचरों से लड़ पड़ते थे। और जब वो 15 के हुए, उन्हें उस स्कूल में इतना ज्यादा स्टिफल महसूस होने लगा। स्टिफल का मतलब घुटन महसूस होने लगी। स्टिफल मतलब अनेबल टू ब्रीथ जैसे लिखा हुआ है, ये हाँ स्टिफल शब्द। तो स्टिफल्ड का मतलब जब आप किसी की चीज के कारण बहुत घुटन महसूस करते हो, आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो, तो उन्हें वहां बड़ी घुटन महसूस होने लगी कि यार इतना ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट कैसे एनवायरनमेंट में कैसे रह सकता है, मैं तो नहीं रह पाऊंगा भाई। तो इसलिए फाइनली उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया अपने ही खुद के भले के लिए। तो बेसिकली वही उनका ही भला हुआ जब वो स्कूल छोड़ के गए। कैसे हुआ तो देखते हैं। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो एक साल पहले, मतलब वो 14 साल के थे ना, तभी ही पेरेंट्स तो उनको छोड़कर मिलान चले गए थे। मिलान इज अनदर सिटी विच इज इन इटली। इटली नाम की एक देश है, तो उस देश का शहर है, वहां वो चले गए थे। कुछ कारणवश वहां पे गए होंगे, मे बी वट एवर मे बी द रीजन, इट्स नॉट आवर लुकआउट राइट नाउ। तो आइंस्टाइन अकेले वहां पे अपने रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव्स के साथ रह रहे थे म्यूनिक में। उन्होंने एक साल बिताया, लेकिन देन वही, अब वो डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में ज्यादा रह नहीं पा रहे थे, उन्हें वहां से निकलना ही था। और बहुत ही डिस्कशन के बाद, पेरेंट्स को बहुत मनाने के बाद, फाइनली उनके पेरेंट्स मान गए कि अच्छा ठीक है, तुम पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जा सकते हो। और उन्हें कौन से शहर में जाना था? उन्हें स्विट्जरलैंड जाना था। स्विट्जरलैंड इज द नेम ऑफ कंट्री अगेन। तो स्विट्जरलैंड कंट्री में जाना चाहते थे जहाँ जर्मन स्पीकिंग थी, तो वहां पे भी लोग काफी जर्मन बोलते थे, तो वो वहां पे भी जर्मन स्कूल मिल जाने वाली थी। तो ऐसा कोई इश्यू था नहीं। तो वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के लिए जाना चाहते थे। काफी डिस्कशन के बाद मम्मी पापा मान गए। और वो जाना इसलिए चाहते थे क्योंकि दैट वाज अ प्लेस विच वाज डेफिनेटली मोर लिबरल देन म्यूनिक। लिबरल का मतलब फ्री, ओपन, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, लिबरल है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट का अपोजिट होता है लिबरल। तो यहाँ पे वही बताने जा रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट म्यूनिक स्कूल थी, वहां से वो लिबरल स्कूल स्विट्जरलैंड में जो है वहां पे जाना चाह रहे थे, और वहां पे उन्हें जाने को मिल गया। नाउ आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। मैथमेटिक्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड थे, मतलब कि कुछ कुछ सम्स तो वो ऐसे कर लेते थे जो काफी लोगों को समझ में भी नहीं आता था, तो इस तरीके से फटाफट से आंसर स्कूल में दे देते। बाकी सारी चीजों में वो उतना ज्यादा भले नहीं था। एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर था कि वो लैंग्वेज बहुत ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन मैथमेटिक्स वाज अ वेरी क्विक आंसर टू दैट। नाउ यू मे बी थिंकिंग सर अभी तो आप बोल रहे थे 2+3 5 नहीं कर पा रहे थे। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई वाज ट्राइंग टू गिव यू, कि हेड मास्टर ऐसे बता रहे कि वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, उसको कुछ भी टैलेंट नहीं है। दैट इज वो हेडमास्टर के पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा था। लेकिन मैथमेटिक्स तो उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था जैसे जैसे उम्र डेवलप होती जा रही थी, और उनके फिजिक्स में भी बड़ा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। तो उन्होंने स्कूल तो कंप्लीट कर ली बड़े आसानी से, एक भी बार फेल नहीं हुए। और फाइनली उन्होंने ज्यूरिक नाम की जगह है, उसकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने दाखिला लेने का सोचा कि वहां पे जाकर वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to dashing young man with the walrus mustache. walrus मतलब कि एक इट्स अ एनिमल जो पानी में रहता है।
ज्यादातर पोलर एरियाज में रहता है, तो उसकी मुस्टैचेस होती है, वो आप देखिएगा बहुत छोटी छोटी मुस्टैच होती है। तो ये जो आइंस्टाइन जब यंग थे तो उनकी जो मुस्टैच थी वो कुछ वॉलरस के साथ, इट लुक्ड जस्ट लाइक अ वॉलरस की, वॉलरस की जैसी मुस्टैच होती है उसके जैसे। तो इसलिए यहाँ पे आइंस्टाइन के लिए एक एडजेक्टिव यूज किया गया है, डैशिंग यंग मैन विद अ वॉलरस मुस्टैच। ये पूरी लाइन जो है, इट इज अ एडजेक्टिव व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर आइंस्टाइन। ठीक है, तो आइंस्टाइन के लिए ये एक एडजेक्टिव पूरा का पूरा सेंटेंस यूज किया गया है। तो ये बता क्या रहा है, ये लाइन हमें बता रही है कि आइंस्टाइन को सिर्फ ऐसा नहीं था कि साइंस ही थी जो वो चीज जो इस यंग लड़के को अपील करती थी, देयर वाज समथिंग एल्स आल्सो जिससे वो अट्रैक्ट हो, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते थे, अदर देन साइंस। एंड व्हाट वाज इट? तो बोले ही वाज, अभी देखेंगे वो क्या था। तो ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। वो एक लड़की थी जिससे वो, जिसके तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। तो कौन थी? तो वो उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी, उसका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। और इसलिए नहीं क्योंकि वो सुंदर थी, इसलिए क्योंकि वो क्लेवर थी। तो क्लेवर थी, उन्हें इंटेलिजेंस पसंद था, तो वो भी खुद इतने इंटेलिजेंट मतलब उनको भी मैथ्स और फिजिक्स इतना पसंद था, तो ही काइंड ऑफ गॉट अट्रैक्टेड टू हर एज अ पर्सन, जो भी एक क्लेवर इंसान है। This young Serb had come to Switzerland because university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। तो यहाँ पे ये लड़की मिलेवा इधर क्यों आ रखी है? मिलेवा इधर इसलिए आ रखी है क्योंकि पूरे यूरोप में एक यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, या फिर वेरी फ्यू ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पे वुमेन लोग आकर पढ़कर डिग्री पा सकते हैं। वरना ज्यादातर जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज थी वहां पे, अगर वैसे तो वुमेन को पढ़ना अलाउड नहीं था, और अगर पढ़ना अलाउड भी था तो उनको डिग्रीज नहीं मिलती थी। ये एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे डिग्री मिलती थी, इसीलिए ये लड़की यहाँ पर आ रखी थी स्विट्जरलैंड में। हु वाज शी? शी वाज अ सर्ब। सर्ब का मतलब क्या होता है? सर्ब का मतलब होता है, सर्बिया नाम का एक एरिया है, ठीक है, सर्बिया नाम का एक एरिया है जो यूरोप में ही आता है। सर्बिया नाम का देश है, तो बाल्कन एरिया में आता है। वी विल नॉट गो टू इनटू मच डिटेल, वापस से वही जस्ट कंसिडर इट के एक देश है, उस देश को वो बिलोंग करती थी, इसीलिए उसको सर्ब कहा गया है। जैसे कि इंडिया को बिलोंग करती तो हम इंडियन बोलते हैं, सर्बिया को बिलोंग कर रही है इसलिए वो सर्ब कहते हैं। तो इट्स एन एथनिक ग्रुप। द यंग सर्ब had come to Switzerland because university in Zurich was one of the few in Europe where women could get the degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines। फिलिस्तीन्स का मतलब क्या है? तो डैश कर कर हमें लिखा हुआ है, एंड यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था, डैश कर कर अगर कोई चीज लिखी होती है तो इट मींस इट्स एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द वर्ड व्हिच इज मेंशन्ड बिफोर द डैश। यानी कि फिलिस्तीन कौन थे? तो फिलिस्तीन मतलब दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट यूनिवर्सिटी विद whom he had constantly at odds। तो फिलिस्तीन्स और फिलिस्तीन्स के बारे में नहीं बताया, बट एक्चुअली फिलिस्तीन के साथ उनका कैसा रिलेशन था, आइंस्टाइन के कैसा रिलेशन था वो बताया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि फिलिस्तीन के साथ क्या रिलेशन था। तो फिलिस्तीन वो लोग थे जिनके साथ जिनका मतलब क्या होता है, तो पास में उसका ही एग्जाम्पल, उसका मीनिंग दे रखा है। फिलिस्तीन, अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट द पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो वैसे लोग जिन्हें आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक नहीं पसंद है उन्हें फिलिस्तीन कहा जाता था। तो आइंस्टाइन भी साइंस बैकग्राउंड से है, तो उनके वो यूनिवर्सिटी भी साइंस वाली यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन दाखिला ले रखा है। तो आसपास में सब लोग साइंस स्टूडेंट ही होंगे, और वो साइंस स्टूडेंट नॉर्मली ऐसे होते हैं कि जिन्हें आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक वगैरह सब ज्यादा पसंद नहीं होता है, और उन कैटेगरी के लोगों के लिए फिलिस्तीन शब्द यूज किया जाता है। तो आइंस्टाइन हमेशा उनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ कारणवश उनसे झगड़ता ही रहता था। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन को खुद को लिटरेचर और आर्ट्स वगैरह, म्यूजिक वगैरह पसंद था। ऐसा नहीं है कि वो साइंस बैकग्राउंड से तो उन्हें ये सारी चीजें नहीं पसंद। दिस इज व्हाट अ ट्रूली जीनियस माइंड इज ऑल अबाउट।
कि हमेशा कोई भी जीनियस माइंड होता है ना, वो कोई एक चीज को ही नहीं पसंद करता है, वो हमेशा बिग पिक्चर देखता है, वो हमेशा उसको सारी चीजों के बीच में इंटरकनेक्शन समझ में आता है और उसे सारी चीजें पसंद होती है, कभी भी वो एक चीज का पक्ष नहीं लेता है। रिचर्ड फेनमैन करके एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे जिसके बारे में मैं रेगुलर बोलता ही रहता हूँ, तो वो भी कुछ इसी प्रकार के इंसान थे। वो थे फिजिसिस्ट, लेकिन हिज नेम वाज वेरी फेमस बिकॉज वो जिस तरीके से के एक जनरल इंसान को फिजिक्स समझाते थे, वो एक अलग ही लेवल पे थे। इतना सिंपल वे में इंग्लिश फिजिक्स को समझा देते थे, सामने वाले को समझ में भी पता ही नहीं चलता कि अरे अच्छा मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, और वो पूरा का पूरा फिजिक्स अंडरस्टैंड भी कर लेता सामने वाला। इतने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट को आसानी से समझा देते। तो ही वाज अ वेरी गुड टीचर, टीचर थे। लेकिन साथ साथ में एक और चीज, अब वो टीचर है तो सीरियस होना चाहिए था इंसान को, तो नहीं, वो सीरियस नहीं थे, वो तो हमेशा जोक क्रैक करते रहते, हर एक जगह पे जोक क्रैक करते थे और हमेशा मस्ती करते रहते थे आसपास के लोगों के। और एक और चीज, बोंगो करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बोंगो प्ले करते रहते थे, तो उन्हें वो बोंगो बजाने में बहुत मजा आता था। तो आप देखो, एक फिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट है, वो टीचर भी बनता है, और साइंटिस्ट और टीचर जैसी क्वालिफिकेशंस या वैसी पद पे होने के बावजूद वो हमेशा जॉली टाइप ऑफ इंसान रहता है, हमेशा जोक क्रैक करते रहते, हमेशा हंसते रहते थे, कभी भी सीरियस मूड में नहीं रहते थे। या फिर कहने का अर्थ है, कभी भी सीरियस मूड में नहीं रहने का मतलब हमेशा बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहते थे, लाइट रहते थे, जिंदगी को बड़ा लाइटली लेते थे। और जब भी सैटरडे संडे आता तो आराम से बोंगो बजाकर टाइम पास करते, मजे से लाइवली मूड में रहते। तो इस प्रकार के से थे रिचर्ड फेनमैन। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये भी वायलिन वगैरह बजा रहे हैं, भले फिजिक्स पढ़ते हैं, इन्हें भी आर्ट साइंस और म्यूजिक पता, आर्ट म्यूजिक और लिटरेचर पसंद है। तो दिस इज सम काइंड ऑफ जनरल ट्रेट अमॉन्ग्स द जीनियसेस, जो हमेशा अलग अलग फील्ड को भी पसंद करते हैं, सिर्फ अपनी ही फील्ड को अपनी ही फील्ड को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं। द कपल फेल इन लव। हु इज दिस कपल? आइंस्टाइन एंड द मिलेवा मैरिक। Letters survive in which they put their affection into words. हमें काफी ऐसे लेटर्स मिले हैं जहां पे हमें उनके प्रेम पत्र मिले हैं, मतलब जिसमें वो अपने ही लव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? तो वो जब अपने प्यार को इजहार कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है मेरी प्रेमिका और ऐसे फ्लावरिंग वर्ड नहीं यूज कर रहे, वो साइंस के साथ मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग द साइंस विद द टेंडरनेस। तो द टेंडरनेस ऑफ लव मिक्स्ड विद द साइंस के साथ। तो साइंस के शब्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है, साइंस के बैकग्राउंड को यूज किया जा रहा है टू शो देयर, टू एक्सप्रेस देयर लव। तो जीनियस लोगों के लव भी एक अलग ही प्रकार के होंगे, तो ये भी अलग ही प्रकार का लव हो रहा है। नाउ रोट आइंस्टाइन, क्या लिखा था, एक एग्जांपल दे रहे हैं। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट our work on relativity to a virtuous conclusion। तो बोले मैं बहुत ही खुश होऊंगा जब हम हमारी ये जो हम काम कर रहे हैं रिलेटिविटी के ऊपर, ये रिलेटिविटी का काम हम एक वर्चुअस कंक्लूजन पे लेके आए। वर्चुअस कंक्लूजन, वर्चुअस मतलब गुड, एक अच्छे से कंक्लूजन पे हम लेके आए। कंक्लूजन मतलब एंड, एक अच्छे से एंड पर हम पहुंच जाए जो हम ये रिलेटिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग, दिस इज अ लव लेटर। तो यहाँ पे कहीं पे भी लव मेंशन नहीं है, आई लव यू नहीं लिख रहा है, कुछ नहीं लिख रहा है, लेकिन जो बात कर रहा है वो सामने वालों को क्लियरली समझ में आ जाती है। वो क्या कहना चाह रहा है कि हम जो, वो डेफिनेटली रिलेटिविटी के ऊपर काम कर रहा है, और वो रिलेटिविटी के काम को खत्म भी करना चाहते हैं, सही गुड एंड पर भी लेना लाना चाहते हैं, लेकिन वो मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे रिलेटिविटी का मतलब है जो लव है वो, और गुड एंड का मतलब है मे बी शादी करने के लिए वो प्रपोज कर रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लव स्टोरी, और डिफरेंट तरीके से वो अपने लव लेटर में इजहार कर रहे हैं अपने लव को। नाउ इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। हम 1900 की बात पे पहुंच गए जहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं। मतलब कि ये जो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस म्यूनिक में जो भी मिलेवा के साथ प्यार व्यार हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो अभी आगे पता चलेगा थोड़ी देर में। बट हम उससे पहले कुछ और दूसरे इंसिडेंट्स के बारे में बात करें कि जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए 21 साल में, पास होने के बाद अब वो ग्रेजुएट तो हो चुके, लेकिन अभी भी उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ही इज अनएम्प्लॉयड। ही वर्क एज अ टीचर
teaching assistant, gave it lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो इस दरमियान बीच में जो 2 साल बिताए उन्होंने अलग अलग प्रकार के काम किए। किसी टीचर थे तो टीचिंग असिस्टेंट तरीके से उन्होंने काम किया, कहीं पे वो प्राइवेट ट्यूशंस लेने लगे तो प्राइवेट लेसन्स देने लगे, और फाइनली उन्होंने 1902 में 1902 में जाकर एक जॉब उन्हें मिली। कहाँ पे जॉब मिली? तो पेटेंट ऑफिस में। व्हाट इज अ पेटेंट ऑफिस? इट्स एन ऑफिस जहाँ पे कोई भी नया इनोवेशन होता है इस दुनिया में, तो वो पहले वहाँ पे वो जाता है और पेटेंट ऑफिस उसे डिक्लेयर करती है कि हाँ, ये दुनिया में आज तक कहीं पे भी नहीं हुआ है, ये पहली बार आपने किया है, तो आपको इस चीज के लिए पेटेंट दिया जाता है। इसके द्वारा होता क्या है कि जिसने वो बनाया है ना, अब ये इन्वेंशन उसी के नाम पे चला जाएगा, बनाएगा तो उसको, जिसने पहली बार बनाया था वो उस इंसान को कुछ ना कुछ पैसा रेगुलर देना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं। दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज पेटेंट। तो वैसे पेटेंट ऑफिस में उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के तरीके से उन्हें जॉब मिली। एंड वेयर इज दैट पेटेंट ऑफिस? इट्स इन अनदर सिटी नाउ, इट्स इन बर्न, BER in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly used his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. तो बोले हाँ, वो डेफिनेटली एक पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, और वहां पे उनका काम क्या है? तो वहां पे उनका काम यही है कि दूसरों के द्वारा बनाए गए इन्वेंशंस की स्टडी करना, वही उनको असेस करना है। असेस मतलब कि उसको चेक करना, ये उनका काम है। लेकिन वहां पे वो बैठे बैठे सीक्रेटली वो एक और काम कर रहे थे। वो अपना खुद का कुछ इन्वेंशन, वो खुद का कुछ खुद का आइडिया डेवलप कर रहे थे। और एक बार ऐसा माना भी जाता था, एक बार उन्होंने हंसते-हंसते ऐसे भी बोला था जोकिंग में कि यहाँ पे जो ये ड्रॉवर है ना, इट्स द ड्रॉवर इज़ नॉट अ सिंपल ड्रॉवर, इट्स अ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो जैसे कि ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का मतलब होता है एक बड़ा-सा इंस्टीट्यूशन है थियोरेटिकल फिजिक्स का। कहने का अर्थ है कि मैंने जितने भी मेरे आइडियाज़ है, जो नए आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैंने सारे वो आइडियाज लिख कर पेज पे रख रखे और वो सारे पेपर्स में इसी ड्रॉवर में डाल रखे हैं। तो ये जो ड्रॉवर है कोई मामूली ड्रॉवर नहीं है, इसके अंदर मैंने बहुत सारा फिजिक्स का बड़ा बड़ा आइडिया लिख रखा है। अभी पब्लिश नहीं किया है, किसी को पता नहीं है। जब पब्लिश करूंगा तब वो बड़ा ही ये ड्रॉवर बड़ा ही नाम कमाएगा और इस ड्रॉवर का बड़ा नाम होगा कि बिकॉज इसी ने ये पूरे आइडियाज को संभाल के रखा था सीक्रेटली। ऐसा वो जोक जोक में बोले भी थे। तो वो एक्चुअली जोक नहीं कर रहे थे, ही वॉज सीरियस अबाउट इट। लोगों ने उन्हें जोक लिया। बाद में जब जाके उन्होंने सच में पब्लिश किया तब जाके लगा कि नहीं नहीं, वो मजाक नहीं कर रहे थे, वो सच में उन्होंने किया है। तो क्योंकि सिर्फ 2 साल के बाद 1900 एंड 3 साल के बाद 1902 में उनको यहाँ पे जॉब मिली, और 1905 में उन्होंने अपना फेमस पेपर पब्लिश किया है जिसका नाम था स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। नाउ व्हाट इज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ दे रखा है, तो उसके बारे में हम रीड कर लेते हैं। He published special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between the mass and energy, that is E equal to mc square. वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन, आपने सब जगह पे देखा होगा इसको इस तरीके से लिखा हुआ। तो ये जो फेमस इक्वेशन है ये आइंस्टाइन ने ही दिया था। और आगे ऊपर क्या बोल रखा है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो हमें ये बताती है कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या? तो एब्सोल्यूट का अपोजिट बोलता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए। एब्सोल्यूट का अपोजिट होता है रिलेटिव। रिलेटिव याद आ रहा है? आपने हमने ना फिजिक्स में पढ़ा था, मोशन चैप्टर कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे कोई पूछे कि क्या आप मोशन में हो, तो आप बोलोगे ऐसे आंसर नहीं मिलेगा बेटा, आपको मुझे रेफरेंस पॉइंट दिखेगा, यानी कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो बोलना पड़ेगा। आप बैठे थे, आपकी मम्मी दोनों ट्रेन में बैठी थी, पापा बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, और मैंने आपसे पूछा था कि क्या जब ट्रेन मूव करेगी तो मम्मी मूव कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? नाउ सर, आप आधा क्वेश्चन बोल रहे हो, पूरा क्वेश्चन बोलिए। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? मम्मी किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, मेरे रिस्पेक्ट में या पापा के रिस्पेक्ट में? अगर पापा के रिस्पेक्ट में बात करे तो वो मूव कर रही है, मेरे रिस्पेक्ट में बात करे तो वो मूव नहीं कर रही है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल इट इज रिलेटिव।
रिलेटिव मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू हुम वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी मेरे हिसाब से मेरा आंसर होगा, मतलब कि अगर मैं मम्मी के सामने बैठा हूं तो मैं बोलूंगा मम्मी मूव नहीं कर रही है, पापा किसे पूछा जाएगा तो पापा बोलेंगे मूव कर रही है। और दोनों गलत है या दोनों सही है? नहीं, दोनों के दोनों अपने ही हिसाब से सही है, उसी को कहते हैं रिलेटिव। अब सोचिए, ये तो मोशन के बारे में मैंने बोला ना कि मोशन रिलेटिव है। अब आइंस्टाइन का लेवल देखो, वो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, वो सब तो हम अभी सोचने नहीं वाले, क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड नॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस चैप्टर। लेकिन बोलो, वो सुनो वो क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि टाइम जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। मतलब आपके लिए जो समय है और मेरे लिए जो समय है ना, वो दोनों अलग है। दोनों का समय अलग प्रकार, अलग स्पीड से आगे चल रहा है। अब वो बोले ऐसा कब होगा, तो वो ऐसा तब नहीं, अभी फिलहाल के लिए तो हम सब एक ही जगह पे बैठे हैं और सबका जो मूवमेंट है, मोशन है, वो एक ही स्पीड से हो रहा है। हम सब अर्थ के ऊपर है, इसलिए अर्थ जितनी स्पीड से जा रही है हम भी उतनी ही स्पीड से जा रहे हैं। तो हम सब तो रिलेटिवली एक दूसरे के सिमिलर स्पीड पे ही जा रहे हैं, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कोई एक दूसरा इंसान है जो स्पेसशिप में चला जाए और वो स्पेसशिप बहुत ही फास्ट मूव कर रही हो, बहुत ही फास्ट। बहुत फास्ट का मतलब कितना फास्ट होता है? मैं लाइट की स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट स्पीड मानी जाती है, उससे ज्यादा कोई स्पीड नहीं हो सकती है। तो अगर कोई इंसान एक अपने स्पेस शटल में बैठकर, सैटेलाइट में बैठ स्पेस शटल में बैठकर अगर वो स्पेसशिप में बैठकर दूर तक जाए, और वो भी बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पर, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड या लाइट से थोड़ी सी कम स्पीड पर जाए, और मान लो 25 साल के बाद वो रिटर्न आए ना, वो 25 साल में जो बोला वो आपके 25 साल थे, उसके लिए वो 25 साल नहीं थे। वो जब इतना फास्ट घूम के जब रिटर्न आएगा, तो तभी उसके लिए तो सिर्फ 2 या 3 ही साल बीते हुए होंगे। बाकी के जो साल है वो अभी तक उसके बिताने बाकी होंगे। इसका मतलब क्या, कि उसके लिए जो टाइम जो जा रहा था ना वो स्लो जा रहा था, और मेरे लिए जो टाइम जा रहा था उसके कंपेयर में फास्ट जा रहा था। यानी कि टाइम की जो स्पीड है, टाइम की स्पीड बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड मतलब टिक टिक टिक, ये 3 सेकंड हुए ना। उसके लिए जो 1 सेकंड, हमारे लिए जो 1 सेकंड था, उसके लिए वो बहुत ही छोटा माइक्रो सेकंड था। हमारे 1 साल बीत जाता था, उसके यहाँ पे सिर्फ 1 महीना या 2 महीना बीतता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम रिलेटिव है। यानी कि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है टाइम की स्पीड क्या है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट सी चीज हो चुकी है समझने के लिए, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जस्ट इतना ही समझ लीजिएगा, आपके आंसर एग्जाम के लिए कितना याद रखना है कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट है, रिलेटिव एब्सोल्यूट नहीं है। सॉरी, हाँ माय मिस्टेक, एब्सोल्यूट नहीं है, इट्स अ रिलेटिव टर्म। बस इतना याद रखना है आपको। और वही यहाँ पे आगे एक लाइन में बता रखा है कि इंडीड two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they together again if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other। तो दो क्लॉक है, दोनों सेम समय नहीं बताएंगे, दोनों क्लॉक अलग अलग समय बताएंगे। अगर एक क्लॉक बहुत फास्ट मूव कर रही थी और एक फास्ट मूव कर रही थी, मतलब एक क्लॉक को किसी स्पेसशिप में डाल रखा था और स्पेसशिप वो बहुत ही फास्ट मूव कर रही थी, तो वो क्लॉक के ऊपर जो 1 सेकंड हो रहा था वो स्लो होगा, और हमारे यहाँ पे जो सेकंड था वो फास्ट होगा। वही ये बताना चाह रहा है। और इसी के द्वारा एक आपके सामने फेमस इक्वेशन आता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो इक्वेशन है वो इसी के भरोसे, इसी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर से ही डिराइव किया गया है। यहाँ पे E क्या है? E इज एनर्जी, M इज फॉर मास, एंड C इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो सबसे तेज मानी जाती है। इससे ज्यादा फास्ट और कुछ मूव नहीं हो सकता इस यूनिवर्स में, विच इज 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। एक टिक बोलो, टिक। 1 सेकेंड में लाइट आपकी यहाँ से 3 लाख किलोमीटर दूर चली गई। आपका अर्थ का जो रेडियस है ना, वो 36,000 किलोमीटर का है। 36,000 किलोमीटर, मैं 3 लाख किलोमीटर की ही बात कर रहा हूँ। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ अ लाइट। और इसीलिए सन से इधर तक आने में कितना टाइम लगता है लाइट को? कोई मुझे आंसर दे सकता है? मुझे
While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling, that is starting to fail. तो एक तरफ वो सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम फिजिक्स के सॉल्व कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बिगड़ती जा रही है. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. तो उनको शादी करनी थी मिलेवा के साथ. उनका जो प्यार था, जो हमने ऊपर लव स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो उनको अपनी ग्रेजुएशन के बाद मिलेवा से शादी करनी थी, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया. शी थॉट, ऐसा क्यों बोला, क्यों मम्मी ने ऐसा क्यों बोला कि मिलेवा से शादी नहीं करनी है, तो शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son was too old for him. She was also bothered about by the Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. तो मम्मी को ये डर था. एक तो दो चीजें थी, दो प्रॉब्लम थे मम्मी को. पहला कि मिलेवा आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, तो उन्हें लगता था कि ये काफी ज्यादा उम्र है कंपेयर टू अ बॉय. तो लड़की की उम्र 3 साल ज्यादा होने के कारण उन्हें सही नहीं लग रहा था कि उनसे शादी करना चाहिए. और दूसरा बोले वो तुम्हारे जैसे ही है, वो भी एक बुक की तरह ही है, बस पूरे दिन बुक 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 बस पढ़ती रहती है. और बेसिकली सोशल लाइफ कुछ नहीं है, कोई परिवार जैसा कुछ है नहीं उनको, तो वो कोई ऐसी फीलिंग नहीं है उनको. तो फिर ऐसा रहेगा तो तुम यू वॉन्ट बी एबल टू लीड अ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ. तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मिलेवा से शादी करनी चाहिए. और अच्छे बेटे की तरह उन्होंने मान भी लिया, तो उन्होंने वेडिंग को कॉल ऑफ कर दिया कि ठीक है, मैं नहीं करता शादी. तो यहाँ पे पहला झटका लगा. उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो जो चाहते थे वैसा उनको मिला नहीं. नाउ द पेयर Einstein put the wedding off. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Okay, fine. Put the wedding off. यहाँ पे उल्टा लिख दिया लगता है. What it means is उन्होंने मम्मी ने बोला, लेकिन नहीं, वो अच्छे बच्चे की तरह नहीं रहे. उन्होंने बेसिकली उन्होंने शादी कर ली फिर भी. तो द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. उनकी 1900 में वो ग्रेजुएट होते हैं. 1902 में उन्हें एक जगह पे जॉब मिलती है, और एक ही साल के बाद वो शादी कर लेते हैं 1903 में. तो द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903. उनके 2 बच्चे भी हुए. बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड मतलब बिकेम वीक, मतलब कि ज्यादा अच्छे संबंध नहीं रह रहे. दोनों मियाँ बीबी झगड़ते रहते हैं पूरे दिन. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. और शादी के बाद जो नॉर्मली होता है वही होने लग गया कि मिलेवा जो वैसे पहले बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल थी, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देती थी, लेकिन शादी के बाद वो धीरे धीरे अनहैप्पी हाउसवाइफ बनने लग गई थी. जैसे नॉर्मली हाउसवाइफ बन गई और वो उसे पसंद नहीं हो रहा हाउसवाइफ बनना, लेकिन बिकॉज बच्चे हो गए हैं तो और क्या करे, मतलब हाउसवाइफ बनना ही पड़ेगा. बट शी अनविलिंगली अनहैप्पी रहकर अनविलिंगली हाउसवाइफ बनती है और अनहैप्पी रहती है पूरे दिन. मतलब शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दी marriage life. And after years of constant fighting, रेगुलर झगड़ने के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. तो 1919 तक तो उनकी डाइवोर्स भी हो जाती है. बट आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. तो उन्होंने उन लोगों में कजिन में भी शादी हो सकती होगी, तो उन्होंने एक कजिन के साथ शादी की. एल्सा नाम की वो कजिन थी, और उसी साल उन्होंने एल्सा नाम की कजिन के साथ शादी कर ली. तो इस तरीके से आप उनकी पर्सनल लाइफ और जीनियसनेस को कंपेयर करो तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखाई देगा. कॉन्ट्राडिक्शन इन द सेंस, कहने का अर्थ ये कि नॉट ऑल जीनियसेस हैव ऑल द आंसर्स टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड. उनके भी खुद के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो काफी बार वो खुद भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे लिए वो दिखता है. नाउ द आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर. तो यहाँ पे हमारा एक लव लाइफ वाला चैप्टर खत्म हो गया, एक अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. His new personal chapter coincided with his rise to the world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग कह सकते हो. अभी भी इसके ऊपर
चर्चाएं चल रही है, अभी भी इसके प्रूफ ढूंढे जा रहे हैं। इसको गलत साबित करने के लिए लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बट कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा है कि जो इसको गलत साबित करे। लोग गलत इसलिए साबित करना चाहते हैं क्योंकि ये जो हमने सोच रखा था उसके साथ ये मैच हो ही नहीं रहा है। ये एकदम ही अलग थियरी निकल के आ रही है। न्यूटन कुछ अलग बोल के गए थे और उसके साथ ये कहीं पे भी कुछ मैच नहीं हो पा रहा है। तो बात वही है कि अगर या तो फिर ये थियरी सही है तो न्यूटन की सारी चीजें अभी तक हम जिसको यूज कर हमने इतने सारे कैलकुलेशंस कर हमने इतने सारे इन्वेंशंस किए, वो सारे गलत हो जाएंगे फिर तो इसीलिए लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं से गलत साबित करें, लेकिन इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। इतने सालों पहले जो दी गई थियरी है, इट हैज बीन मोर देन 100 ईयर्स, 105 साल हो गए इस थियरी को, और अभी तक कोई भी उसको गलत साबित नहीं कर पाया है। एग्जैक्टली वो थियरी थी क्या? देखो, दो थियरी है, याद रखिएगा। ऊपर 1905 में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, 1915 10 साल के बाद जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है। जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें हमें ये बताया गया था कि स्पेस और टाइम जो है ना, वो दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। और यहाँ पे जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमें ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है। जनरल का जी याद रखिए और ग्रेविटी का जी याद रखिए, तो याद रह जाएगा कि जनरल में ग्रेविटी आता है। और क्या बात की है उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि जनरल थियरी ये थियरी रिलेटिविटी में उन्होंने ये कहा कि जो लाइट आती है स्टार से या कहीं से भी जो लाइट आती है, वो जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंट्री लेती है तो बेंड हो जाती है। एंड पीपल वर लाइक, अरे लाइट का बेंड होना ग्रेविटेशन के साथ क्या लेना देना? लेकिन लकीली 1919 में ही एक एक्लिप्स होने वाला था, सोलर एक्लिप्स होने वाला था, और वो सोलर एक्लिप्स के द्वारा ही साइंटिस्ट लोग ये प्रूव कर पाए कि हाँ यार, ये जो बोल रहा है वो बात तो सही है। स्टार की जो लाइट है, जैसे ही वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में आती है तो वो बेंड हो रही है, एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट somewhere showed the proof that general theory of relativity may be a correct theory, और सिर्फ एक थियरी नहीं रहकर एक लॉ बन सकता है। लेकिन अभी तक वो लॉ में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी भी उसी को थियरी ही कहा जाता है। और उस टाइम के जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने तो इसको बहुत ही बड़ा चढ़ा के बता दिया कि इट्स अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। Einstein received the Nobel Prize in Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. ये वो टाइम था जब आइंस्टाइन की पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही थी, पूरी दुनिया में वो फेमस हो चुके थे। इस टाइम पे उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिलता है और पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है वैसे, कैन एनीवन टेल मी कि इनको आइंस्टाइन को किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था? इसके लिए मिला था, वो तो बात सही है, लेकिन फिजिक्स की ऐसी कौन सी चीज को उन्होंने डिस्कवर किया या बताया? डज एनीवन नो? आई एम गिविंग यू थ्री ऑप्शंस, तीन में से कौन सा सही करेक्ट आंसर है वो आप मुझे चैट में लिख के बताइएगा। ऑप्शन ए, बिकॉज फॉर हिज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1905 में उन्होंने रिलीज की थी। ऑप्शन नंबर बी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने 1915 में रिलीज की थी। या फिर ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे वो ऐसा उन्होंने एक और चीज किया था, वो उन्होंने ये बताया था कि जो लाइट्स जो है वो फोटोन से बन रखे हैं, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, लाइट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, ये भी उन्होंने बताया था। तो ये तीन में से कोई चीज। ओके, निसर्ग सेज इट्स ऑप्शन 3, राधे आल्सो सेज इट्स सी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके फाइन, मतलब जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया है वही आंसर है। तो ये चैप्टर तो बहुत गलत तरीके से लिखा गया ना, मतलब चैप्टर में जिसके बारे में डिस्कशन ही नहीं हुआ है उसके ऊपर उन्होंने बता दिया है कि उनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिल रहा है। एवरीवन इज राइटिंग सी, इट्स फाइन, वेरी गुड। तो आप लोग गैस करने में काफी अच्छे हो। इट्स करेक्ट आंसर, इट्स बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उनको नोबेल प्राइज मिला था। भले ही ये दो ग्राउंड ब्रेकिंग थियरीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है क्योंकि वो सबसे ज्यादा फेमस थियरीज है, लेकिन जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला वो कुछ दूसरा था, और वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रीजन है कि थियरीज होती है, वो लॉ नहीं है। आपको नोबेल प्राइज तब मिलता है जब आपने कुछ ऐसा किया हो जो 100% प्रूफ के साथ साबित हो गया हो, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 100% प्रूफ के साथ साबित हो गया, इसीलिए उनको मिला। बाकी ये दोनों थियरी अभी तक 100, दोनों थियरी को उस टाइम 100% प्रूफ नहीं दी मिला था अभी तक, तो इसलिए उनको नहीं मिला उसके लिए कुछ।
तो इस तरीके से उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है, दुनिया में वो बड़े फेमस हो रहे हैं। When the Nazis came to power in Germany in 1933, नाजी कौन है? तो किसी को पता है नाजी कौन है? कोई मुझे चैट में बता सकता है नाजी का क्या लेना देना जर्मनी के साथ? सुना है शब्द नाजी के बारे में किसी ने? नो, मैत्री सेज नो। एनीवन एल्स? तो भाई इसका मतलब है कि आपको थोड़ा और कुछ हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं। तो नाजी जो है वो एक पार्टी का नाम है। आपने डेफिनेटली ये सिंबल देख रखा होगा। कोई है जिसने ये सिंबल देख रखा है? हाँ या ना में जवाब दे। किसी ने ये सिंबल देखा है कभी पहले? इट्स अ स्वस्तिक, देखा है बट स्वस्तिक लाल कलर का। ये जो लाल कलर का स्वस्तिक है वही नाजी पार्टी का सिंबल हुआ करता था। इट्स अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इन जर्मनी जिसका लीडर हिटलर हुआ करता था। आई होप हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। हिटलर इज नॉट एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं पे ऐसे ही बहुत बार, जैसे यहाँ पे हम आइंस्टाइन का नाम जीनियस के साथ जोड़कर देखते हैं, वैसे ही हिटलर का नाम अत्याचार के साथ जोड़कर देखते हैं कि अत्याचारी डिक्टेटर जो लोगों को बहुत ही मारता था, कूटता था, बहुत लोगों को ऐसे ही, मतलब नॉट नॉट इन अ गुड सेंस, बैड सेंस में अगर किसी को बोला जाता है हिटलर बोला जाता है। ये टीचर तो हिटलर जैसे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, तो वो हिटलर ने शब्द यूज किया जाता है। तो ये नाजी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका सर जो, हमारा है वो किंग जॉन है ना, डिक्टेटर। तो नाजी इज दैट पार्टी जो जर्मनी में रूल करने का स्टार्ट हुआ था, और उसका जो हेड था वो हिटलर था। और उसने क्या स्टार्ट किया था? ही वॉज अ पर्सन हु डिड नॉट लाइक वन कैटेगरी ऑफ पर्सन, और वो कैटेगरी थी जीव। अब आपने ये वर्ड भी नहीं सुना होगा, नाजी नहीं सुना है तो जीव भी नहीं सुना होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो जीव इज अ रिलीजन, एक ऐसा रिलीजन है जो पूरी दुनिया में वैसे फेमस है फॉर देयर बिजनेस स्किल्स। वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है होते हैं, हमेशा कहीं पे भी जाओ। इट्स लाइक अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में जैसे बात करें तो गुजराती या तो मारवाड़ी को ले ले, तो या फिर बनिया को ले ले, तो वो उनके साथ हम कैसी चीज को जोड़ते हैं? ये तो प्योर बनिया है, बोले कहीं पे भी इसको खड़ा कर दो, ये धंधा कर लेगा, पैसा कमा लेगा। तो उसी प्रकार के लोग होते हैं जीव। तो आइंस्टाइन को ऐसा था कि इन्हीं के कारण है ना, आइंस्टाइन नहीं, सॉरी, मैं रियली वेरी बैड, हिटलर के बारे में बात करो। हिटलर को ऐसा था कि जीव लोग है ना, वही लोग है जो इस पूरी जर्मनी को खराब कर रहा है, पूरे यूरोप को खराब कर रहा है। ये लोग प्रॉफिट कर 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 खून चूस चूस कर प्रॉफिट कमा रहे और दूसरे लोगों का अत्याचार कर रहे दूसरों के ऊपर। तो मुझे इनकी पूरी की पूरी कौम को मिटा देना है, और इसलिए वो सारे जीव लोगों को इकट्ठा करता था एक जगह पे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप करके एक जगह होती है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वो डालता था, सबको बहुत ही खराब कर तरीके से टॉर्चर करता था, और फाइनली एक रूम में डालकर, पूरी पैक्ड रूम कर कर उसके अंदर जहरीली गैस डालकर उन सबको एक साथ मार देता था। तो वो गैस चैम्बर में मार देता था। दैट इज हॉलोकॉस्ट कहा जाता था, उसके लिए शब्द होता है हॉलोकॉस्ट। तो वो हिटलर कुछ इस प्रकार का इंसान था बेसिकली। यू जस्ट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज हिटलर जो है वो नाजी पार्टी का लीडर है, और नाजी पार्टी है वो जीव लोगों से बहुत ही ज्यादा घृणा करती है। दे डोंट लाइक ज्यूज। और प्रॉब्लम ये है कि ये आइंस्टाइन भी एक जीव है, तो ऑब्वियस सी बात है आइंस्टाइन की जान पे बन रही है। तो आइंस्टाइन वहां से चले जाते हैं। सो व्हेन द नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू, वो कहाँ चले गए? यूएसए चले गए। 5 years later, the discovery of the nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. नाजी नाजी से भागकर वो यूएसए चले गए। अब वो अकेले नहीं, उनके जैसे बहुत से दूसरे फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट वहां से भागकर चले गए। हम शब्द यहाँ पे लिख रखा है, फासिज्म से भागकर। ये फासिज्म इज अ काइंड ऑफ एक कह सकते हो डिक्टेटरशिप का ही नाम है। डिक्टेटरशिप ही समझ लो, उसका एक दूसरा वर्ड ही आपके लिए सिंपल सिनोनिमस वर्ड आप डिक्टेटरशिप ही समझ लीजिए कि फासिज्म से भागकर, यानी डिक्टेटरशिप से भागकर बहुत सारे लोग अमेरिका में, बहुत सारे फिजिसिस्ट लोग अमेरिका में गए थे।
और तभी सीक्रेटली अमेरिका को पता चला था कि नाजी यानी जर्मनी ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है और वो ऑलमोस्ट बनाने की तैयारी में है। और ये न्यूज जैसे ही अमेरिका पहुंचती है तो अमेरिका में हलचमच तहस मतलब बेसिकली ऊपर नीचे हो जाता है पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाई? बिकॉज दे आर वरीड कि अगर नाजी के हाथ में अगर एटॉमिक बॉम्ब आ गया तो भाई राम ही जाने क्या होगा, या फिर जीसस जाने, या मोसेस, जो भी उनके भगवान होंगे, तो बोले वो ही जाने क्या होगा। क्योंकि अगर वो तो वैसे ही बिना एटम बॉम्ब के इतनी तबाही मचा रहा है, एटम बॉम्ब आ गया तो पता नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो वो क्या कर लेगा। इसलिए अमेरिका ने खुद ही एक एटम बॉम्ब बनाने की मुहिम चालू कर दी और एक पूरा नया प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जिसके द्वारा वो उन्होंने बड़े बड़े फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि तुम कुछ भी करके नाजी लोग एटॉमिक बॉम्ब बनाए उससे पहले तुम मुझे बना के दे दो। तो इस तरीके से एटॉमिक बॉम्ब बनाने की एक रेस चालू हो गई। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the President Roosevelt, American President Franklin D. Roosevelt, on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type, कौन सा type? ये atomic bomb, nuclear bomb, exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो यहाँ पे आइंस्टाइन बेसिकली क्या कर रहे हैं, रूजवेल्ट को, रूजवेल्ट कौन है? रूजवेल्ट इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट उस टाइम का, जब वो एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका में थे 1939 में। तो उस टाइम पे वो रूजवेल्ट को लिखते हैं कि आप प्लीज ये बॉम्ब मत बनाइए, ये बॉम्ब जो है वो बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है। अगर ये बॉम्ब बन गया तो, और एक पोर्ट के ऊपर अगर आपने उसको डाला तो वो पूरे के पूरे पोर्ट को तो तबाह कर देगा, लेकिन उसके आसपास के भी काफी सराउंडिंग एरियाज को भी वो तबाह करेगा। और उसके ये जो वर्ड्स है वो गलत साबित नहीं हुए। अमेरिका ने जब वो एटॉमिक बॉम्ब बनाया सीक्रेटली ऑब्वियसली, और जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिरा तो किस तरीके की तबाही हुई वो वर्ड्स में बयान करना डिफिकल्ट है। और जो उन्होंने कहा था आइंस्टाइन ने, बिल्कुल वैसा ही हुआ। आइंस्टाइन was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of the world government. Unlike the letter of Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइंस्टाइन का मन कहाँ पे चला गया। अब वो कुछ अलग करने लग गए हैं। क्या करने लगे? तो देखो, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को बाद में एक पत्र लिखा है, मिसिव मतलब अ लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। तो बहुत बड़ा एक पत्र लिखकर भेजा कि प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाइए, सो दैट नेक्स्ट टाइम ऐसा बड़ा डिस्ट्रक्शन ना आए। क्योंकि उन्होंने जब ये 1945 वेरी मच डीपली अफेक्टेड बाय इट, उन्हें बहुत ही ज्यादा आघात, बहुत ही बड़ा शॉक लगा उन्हें। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा कि प्लीज गवर्नमेंट, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका मतलब बातें कुछ, और एक कोई ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई नहीं गई जो इस आर्म्स की रेस को रोक सके। आर्म्स की रेस क्या होती है? आर्म्स मतलब कि बंदूकें, वेपन्स, उसको आर्म्स कहते हैं। और उसकी रेस, ये आर्म्स बिल्डअप जो लिखा हुआ है, आर्म्स बिल्डअप का मतलब होता है वही जो वेपन्स बनाने का जो एक रेस चालू हो गया है। क्यों रेस चालू हो गया? कि अब सब लोग एक दूसरे से डरने लग गए। सबको है कि मैं अपने खुद के वेपन्स बना लूं ताकि अपने आप को सुरक्षित कर लूं। वो अपने 4 एटम बम बनाता है, सामने वाला 5 बना देता है कि ताकि उससे ज्यादा ताकतवर बने। वो 5 बनाता है तो दूसरा 10 बनाने लग जाता है। तो इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक आर्म्स बिल्डअप हो रहा है। तो वो बड़े ही चिंतित हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि, और अब यूनाइटेड नेशंस ने उनकी बात नहीं सुनी। तो ही इज लाइक, चलो कोई नहीं, मैं अपनी ही खुद की पॉपुलैरिटी यूज करता हूँ और जगह जगह जाकर लोगों को अवेयर करता हूँ। एंड ही स्टार्टेड मेकिंग पीपल अवेयर। सो फ्रॉम अ पर्सन हु लव्ड
physics who wanted to become a scientist, now he is becoming a world citizen. दुनिया का सिटीजन बन जाते हैं, एक विजनरी बन जाते हैं, एक लोगों दुनिया को राह देने के लिए आगे आते हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत है और हमें इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary citizen as much as a scientific genius. तो जैसा है उनको साइंटिफिक जीनियस के लिए जैसे पूजा जाता है, वैसे ही लोग उन्हें एक वर्ल्ड सिटीजन की तरह भी देखते हैं और एक विजनरी के हिसाब से भी देखते हैं कि ही इज नॉट ओनली अ जीनियस जो साइंस में बिलीव करता था, एक ऐसा जीनियस था जो वर्ल्ड को एक सही राह दिखाने के लिए भी आगे था और काफी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफी जगह पे उन्होंने टूर भी किया था.